एंड केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया जा रहा है जी? केमिकल सब्सटेंसेस। प्लीज ये बिन बिन बंद करें बच्चों, बातें शातें बंद करें जी। केमिकल सब्सटेंसेस में क्या मैं आपको एलिमेंट्स पढ़ा रहा हूं? नो। केमिकल सब्सटेंसेस में कौन से सब्सटेंस पढ़ाया जा रहा है? कंपाउंड्स पढ़ाए जा रहे हैं। और कंपाउंड्स के अंदर और क्या सिखाया जा रहा है? कंपाउंड्स एंड बॉन्डिंग पढ़ाई जा रही है। कंपाउंड्स एंड बॉन्डिंग में कौन से वाले कंपाउंड्स पढ़ाए जा रहे हैं? आई थिंक आयोनिक कंपाउंड्स पढ़ाए जा रहे हैं। आयनिक कंपाउंड्स की क्या पढ़ाई जा रही हैं? आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ाई जा रही हैं। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में कौन से वाली प्रॉपर्टीज पढ़ाई जा रही हैं? आई थिंक फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई जा रही हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ाई जा चुकी है वो जरा देख लेते हैं जी। सबसे पहले तो वो उनका एग्जिस्टेंस कैसा है, क्योंकि वो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस का एक क्लस्टर है या क्रिस्टल लैटिस है, तो स्टेट उसकी सॉलिड होती है। फिर स्टेट अगर सॉलिड है तो सॉलिड की फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला सॉलिड है कि लो मेल्टिंग पॉइंट वाला सॉलिड है। उसको हमने क्लासिफाई किया कि कुछ लो मेल्टिंग वाला भी और कुछ, जैसे मेटल्स के अंदर दो तरह के मेटल्स होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स भी होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स भी होते हैं। तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स कौन से होते हैं? ग्रुप नंबर 1 वाले। और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स कौन से होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले। इसी तरह आयनिक कंपाउंड्स में लो मेल्टिंग पॉइंट वाले आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? इट्स समथिंग लाइक 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव वाले जो आयन्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा लो है, और जिनमें 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव टाइप आयन्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। लेकिन इट्स नॉट जस्ट द चार्ज दैट विल डिसाइड कि आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है कि कम है, इज द साइज ऑफ द आयन एज वेल, जिसको हम क्या कहते हैं कुल मिलाकर? चार्ज डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब? तो इट्स द चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयंस, जिसके अंदर आयंस की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, आप उधर कहेंगे जी आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ठीक हो गया। तो इधर हमने एक कंपैरिजन किया था NaCl का और MgO का कंपैरिजन हमने डेवलप किया। ओके, इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की बात होगी। उसके बाद हमने कहा जी ये हार्डनेस और सॉफ्टनेस डिस्कस करनी। हमने कहा नहीं, हार्डनेस को डिस्कस अगर करेंगे तो सॉफ्ट और हार्ड वाले खाते में नहीं करेंगे, डक्टाइल और ब्रिटल वाले खाते में करेंगे। कि हमने मेटल्स को क्या कहा कि मेटल्स होते हैं डक्टाइल, तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स है ये क्या है? दे वर ब्रिटल। उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने देने की कोशिश की कि लेयर्स का कुछ लेयर्स हैं जो स्लिप हो जाती हैं, स्लिप होने के बाद होता क्या है, वो नई मतलब जब स्लिप होती हैं तो आपस में आमने सामने कौन आता है? लाइक चार्जेस आपस में आमने सामने आ जाते हैं, जिनके दरम्यान में रिपल्शन पैदा होती है और वो उसको होल्ड नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली फिर क्या करना पड़ता है? टूटना ही पड़ता है, तो टूट जाती है लेयर। जब वो टूट जाती है तो उसके टूटने को ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हम ब्रिटल कहते हैं, और नई शेप में अरेंज होने को ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हम डक्टाइल कहते हैं जी। ऑफ कोर्स ज्यादा ब्रिटल होगा, मतलब उसको ज्यादा ब्रिटल का मतलब है कि एक दफा लेयर खिसक गई, प्लस के सामने प्लस आ गया, माइनस के सामने माइनस आ गया, तो थोड़ा प्लस प्लस हो या ज्यादा माइनस माइनस हो, जो भी रिपल्शन तो है, रिपल्शन में उसको तोड़ना है तो तोड़कर उसको अलग अलग करना है, किरची किरची पाउडर पाउडर क्रश क्रश तो करना ही करना है, ठीक है जी। सो आई थिंक उसमें ज्यादा ब्रिटल कम ब्रिटल की कोई ऐसी टर्म नहीं है जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो बस ब्रिटल डक्टाइल इतना फर्क बनाना है, तो ज्यादा ब्रिटल ज्यादा डक्टाइल, देयर इज नो सच टर्म जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। बहरहाल मैंने आपके साथ सामने स्टेट की बात कर ली है, मैंने मेल्टिंग पॉइंट की बात की है, डेंसिटी की बात की है, हार्डनेस की बात की है, ब्रिटलनेस की बात की है और डक्टिलिटी का कंपैरिजन दिया है। यहाँ से आगे मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने अब नया कंपैरिजन आपके सामने क्या रखना है जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा डिस्कस की जाती है हर सब्सटेंस के साथ, दैट इज उसका सॉल्युबिलिटी इन वाटर। कि जब आप उस कंपाउंड को या उस सब्सटेंस को पानी में डालेंगे तो उसने पानी के साथ डिसॉल्व होना है, बल्कि डिसॉल्व होने से भी पहले
सबसे पहले तो उसने पानी में फ्लोट होना है कि सिंक होना है, फिर उसने जी पानी में उसने डिजॉल्व होना है कि नहीं होना है, फिर उन्हें रिएक्ट होना है कि नहीं होना है। तो 3 लेयर्स हैं पानी के साथ, कि कुछ सब्सटेंसेस हैं जो पानी पे सिर्फ फ्लोट करते हैं, कुछ है पानी में। अच्छा, फ्लोट और सिंक होने का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा है? हाँ, मास वाली डेंसिटी से, एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हुआ, एक बच्चे ने बोला मास वाली डेंसिटी, इट मींस अब आप बड़े हो गए हैं तो अब आप जब भी डेंसिटी बोलेंगे तो दो उसके बाद बताएंगे कौन सी वाली डेंसिटी, क्या आप मास वाली डेंसिटी की बात कर रहे हैं या चार्ज वाली डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट नाउ कि आप डेंसिटी के साथ कोई एडजेक्टिव लगाएं कि आप किस डेंसिटी की बात कर रहे हैं, मास डेंसिटी की या चार्ज डेंसिटी। तो फ्लोट होना या सिंक होना डिपेंड करता है मास डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है जी। फिर डिसॉल्व होना ना होना, मुझे लगता है मैं डिसॉल्व होने वाली बात आज करूंगा। तो जो भी अगली प्रॉपर्टी नंबर क्या है जी, प्रॉपर्टी नंबर 5 है, उसके साथ में क्या लिखाऊंगा, आई बिलीव ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो जनरली तो सॉल्युबल ही होते हैं जी। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन जनाब साहब, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। ओके, अब यहां जो मैं बातें कर रहा हूं प्लीज गौर से सुनिएगा। एक लफ्ज मैंने बोला जनरली, इसका मतलब स्पेसिफिकली बात करूंगा तो क्या पता इनसॉल्युबल भी हो। अगर मैंने स्पेसिफिक बात करना स्टार्ट कर दी तो देयर माइट बी सम आयनिक कंपाउंड्स विच आर स्पेसिफिकली क्या इनसॉल्युबल। तो आपने उसके लिए कोई सॉल्युबिलिटी के रूल्स वगैरह पढ़े होंगे, मैं दोबारा भी रिवाइज कर दूंगा या कुछ ना कुछ कर दूंगा। अच्छा, सॉल्युबल का मतलब क्या है? सॉल्युबल और वाटर, वाटर और सॉल्युबल, ये दो बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश करनी है। वाटर के बारे में आई होप यू नो, वैसे तो वो एक कंपाउंड है, वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है और वो एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। तो अब ये तो नहीं पढ़ा है मैंने आपको कि मैं आपको वाटर के बारे में मैक्सिमम क्या बता सकता हूं, सर जी वाटर का H2O है, बस ये बता सकता हूं। बहुत हुआ तो कोई कोवेलेंट समझा सकता हूं कि कोवेलेंट कंपाउंड है। मुझे नहीं लगता एट दिस स्टेज मैं इसका लफ्ज लिख सकता हूं कि ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन मैंने लिख तो दिया है, ठीक है। तो क्या करूं, लिखकर इसके ऊपर ना जरा क्वेश्चन मार्क डाल दें, सर ये आपने क्या बोला है, देखते हैं मैंने समझाना है कि नहीं समझाना। बहरहाल कोवेलेंट कंपाउंड भी और पोलर भी है, उसको मारेंगे गोली। सॉल्युबल समझाता हूं यार, ये सॉल्युबल का मतलब क्या है कि पानी में डिसॉल्व करोगे तो, पानी में डालोगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाना वाटर के अंदर। अच्छा, डिसॉल्व हो जाना तो फिजिक्स का वर्ड है, केमिस्ट्री का वर्ड है क्या होना, आयोनाइज हो जाना। क्या हो जाना जनाब साहब? इस बेसिकली क्या सीन है कि जब भी इनको आप डिसॉल्व करते हैं पानी में तो ये आयोनाइज कर, बल्कि आयोनाइज से भी ज्यादा एक बेहतर वर्ड है मेरे पास, डिसोसिएट कर जाना इनटू व्हाट, इनटू इट्स आयंस। तो सॉल्युबल के साथ मैं क्या लिखवा रहा हूं, एक काम कीजिए, क्या लिखे जी, when they are dissolved in water, when they are dissolved in water, when they are dissolved in water, they ionize in water. Whenever they are dissolved in water, whenever they are dissolved in water, they actually ionize in water, which means they dissociate into their ions, ठीक है, which means they dissociate into their ions. पहले आपने क्या कहा, when they are dissolved in water, they ionize in water,
which means they dissociate into their ions. तो क्या क्या लफ्ज है जनाब हमारे पास? पहला लफ्ज लिखा जी डिसॉल्व इन वाटर, फिर क्या दिया आयोनाइज इन वाटर, फिर क्या दिया डिसोसिएट इनटू देयर आयंस। तो क्या मतलब है डिसोसिएट इनटू देयर आयंस का? उसका सबसे आसान मतलब है स्प्लिट इनटू देयर आयंस। ये स्प्लिट इनटू देयर आयंस का मतलब क्या है? क्या वो पहले से आयंस नहीं है? हैं तो सही, लेकिन पहले से आयंस कैसे हैं? वो आयंस पहले से क्रिस्टल, लैटिस या क्रिस्टल, वो क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ आयंस बनकर चिपके हुए हैं। जब आप पानी में इनको डालते हैं तो पानी में डालने से क्या होता है, कोई ना कोई साइंस होती है, कोई ना कोई, खैर मैं भी मेरा चैप्टर अभी एनर्जेटिक्स का तो नहीं है, मेरे दिमाग में थोड़ी एनर्जेटिक्स चल रही है कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कितनी एनर्जी दूंगा, कितनी एनर्जी लूंगा, मैं ये बात नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, कोई बॉन्ड तोड़ेंगे, कोई बॉन्ड जोड़ेंगे, कोई एनर्जी देंगे, कोई एनर्जी लेंगे, कोई इंथैल्पी चेंज होगी। लेकिन इंथैल्पी चेंज तो मेरा कोई और चैप्टर है, मैं वहां जाके पढ़ा लूंगा। तो मैं अपने दिमाग को क्या कह रहा हूँ, भैया रुक जाओ, वहां ना जाओ, कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, कौन सा बनाना है, ये ना समझाना, कौन सी एनर्जी देनी है, कितनी एनर्जी लेनी है, ये भी ना समझाना। सिर्फ क्या समझाना, पानी में डाला, डिसॉल्व अगर हो गया है इसका मतलब आयनाइज हो गया है, इसका मतलब डिसोसिएट हो गया है। बस ये समझा दो डिसोसिएट होने का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है जी इसका? इसका मतलब है स्प्लिट हो जाना, किधर, आयंस का अलग अलग हो जाना। आयंस सॉलिड स्टेट में क्या थे, चिपके हुए, जुड़े हुए। ये जो आपकी एक्वियस स्टेट है इसमें क्या होंगे, अलग अलग हुए, नॉट चिपके हुए, अलग अलग हुए भी होंगे। तो आई थिंक मैं ये डिसोसिएट है इसका क्या लिखाऊंगा, स्प्लिट इनटू देयर आयंस, आई डॉट ई, दैट इज दे स्प्लिट या सेपरेट इनटू देयर आयंस। स्प्लिट लिखें या सेपरेट इनटू आयंस। और वो आयंस अब कैसे होंगे, यू कैन कॉल देम फ्री मूविंग आयंस। कौन से? दे स्प्लिट और सेपरेट इनटू किस तरह के आयंस, इंडिपेंडेंट आयंस बोल दें या फ्री मूविंग आयंस बोल दें। याद रखिएगा डीलोकलाइज्ड आयंस नहीं बोलना। ये डीलोकलाइज का लफ्ज हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही इस्तेमाल किया है जो मेटल्स के अंदर होते हैं, और किसी जगह पे हम ये लफ्ज डीलोकलाइज्ड इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन बहरहाल फीलिंग वैसी आ रही है, आयंस आर नाउ मूविंग, आयंस आर नाउ फ्री, आयंस आर नाउ सेपरेट, आयंस आर नाउ आयोनाइज्ड। जो भी अल्फाज हैं, डिसोसिएट है कि डिसॉल्व है कि आयोनाइज है कि सेपरेट है कि स्प्लिट है, क्या होगा, मैं उसके लिए आपको एग्जांपल लिखवा देता हूं। एंड यू नो कैसे लिखें जी, इसके लिए लिखें जनाब साहब, फॉर एग्जांपल इफ आई से आई हैव गॉट NaCl in the कौन सी स्टेट, solid state, and I dissolve it in water, that is H2O liquid. तो you know what will happen, NaCl aqueous बन जाएगा ये LOG. अब you need to understand what is this NaCl solid and what is this NaCl aqueous. NaCl solid में प्लीज टेल मी क्या होता है? यस एग्जैक्टली, क्रिस्टल लैटिस वाला कॉन्सेप्ट है। आयंस आर टाइटली पैक्ड इनटू अ क्रिस्टल लैटिस फॉर्म। तो यहां क्या लिखूं जी, यहां जो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं, आयंस आर टाइटली पैक्ड इनटू क्या, इनटू अ क्रिस्टल लैटिस। ये लो जी, ये तो सॉलिड स्ट्रक्चर की एक अंडरस्टैंडिंग है। आप दोबारा ड्राइंग बनाना चाहें तो बना दें, जो क्या बनाते हो, क्रिस्टल लैटिस वाली ड्राइंग। अच्छा, वाटर में आप क्या करेंगे जी? सर जी वाटर के अंदर हमने क्या किया, अच्छा वाटर को मैंने एरो के ऊपर क्यों लिखा है? हाँ, प्रॉपर रिएक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि मैं इसको प्रॉपर रिएक्शन या प्रॉपर रिएक्टेंट नहीं मानता। क्यों नहीं मानता जी? रिएक्शन में तो असल में ना फुल फ्लेज केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। क्या हो जाता है, मैटर की जो एटम्स हैं या आयंस हैं, या मतलब एटम है तो आयन बन जाएंगे, आयन है तो एटम बन जाएंगे, ठीक है, या क्या पता मॉलिक्यूल बन जाए। यहां सिर्फ क्या फर्क हो रहा है, पहले भी आयंस थे, बाद में भी आयंस ही होंगे। सिर्फ फर्क क्या होगा, पहले आयंस क्रिस्टल लैटिस में थे, अब आयंस थोड़ा लूज हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, मूविंग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप प्योर फिजिक्स भी नहीं है, कोई मैं मेल्टिंग नहीं पढ़ा रहा। क्या नहीं पढ़ा रहा? मेल्टिंग होती तो प्योर फिजिक्स होती।
थोड़ी सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। इसकी केमिस्ट्री में आगे मैं पढ़ाऊंगा, इसको कुछ हद तक शायद मैं केमिकल रिएक्शन कह दूं, अभी नहीं कहना चाहता मैं। इसका कौन से बॉन्ड्स तोड़ेंगे, कौन से बॉन्ड्स बनाएंगे, कितना डेल्टा एच होगा इसका प्रॉपर, तो रिएक्शन की तरह ट्रीट करूंगा, नॉट अभी, बाद में सही। अभी सिर्फ क्या बताना चाहता हूं, क्या ये हो क्या रहा है सर जी, वाटर के अंदर आपने वाटर के साथ इसको रिएक्ट नहीं बोलते, हम वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व बोलते हैं, या जस्ट डिसॉल्व बोलते हैं, या आयोनाइज बोलते हैं, या डिसोसिएट तो होंगे, तो बात की बात है। प्रोसेस का नाम क्या है, बल्कि काम करता हूं, दिस प्रोसेस इज नोन एज आयनाइजेशन। क्या, पानी में डिसॉल्व करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिएक्शन ना बोलें, क्या बोलें, आयनाइजेशन बोलते हैं। इधर आ जाए जी, ये जो आपके पास लेकिन दिस प्रोसेस इज नोन एज क्या, व्हाट जनाब, आयोनाइजेशन। हाँ, वो तो आयनाइजेशन एनर्जी कहा था, ठीक है। आयनाइजेशन तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने, बताइए किसको कहा था, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने को या इलेक्ट्रॉन ऐड करने को, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था वहां पे। एज अ टर्म आयनाइजेशन मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं की। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन इज नोन एज, तो मैं यहां पे भी आयन ही बनाऊंगा कुछ हद तक। अब वो प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन आयन वो सिंपल कि जी लूज करा दो, गेन करा दो, वो भी आयनाइजेशन है। या वो पहले से आयन से जुड़े हुए हैं, अलग करा दो, ये भी आयनाइजेशन है, ठीक है। तो आयन तो आ गए ना, आयन अलग अलग तो हो गए, समथिंग लाइक आयन्स का इन्वॉल्वमेंट है, वहां आयन्स जुड़े हुए हैं, यहां मैं आयन्स क्या कर रहा हूं, ठीक है, अलग अलग करना चाह रहा हूं। अब मैं इसको देखिए, मैंने बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, डिसॉल्व करना, डिसोसिएट इनटू आयन्स करना, आयनाइज कर देना, तो आप इसमें से जो मर्जी वर्ड इस्तेमाल कर दें। मैं बस ये बताना चाहता हूँ, समथिंग लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री के दरमियान का कोई मसला चल रहा है, क्या सिचुएशन है। बहरहाल जो समझाना है उसकी तरफ हम जान नहीं रहे और एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं। समझाने वाली बात क्या है बेटा, ये जो एक्वियस स्टेट है, अगर आपने इसका एक्वियस लिख दिया है तो इसका मतलब ये है कि इसको ऐसे तो लिखना ही नहीं चाहिए। कैसे लिखना चाहिए इसको, तो Na1 प्लस एक्वियस अलग से लिखना चाहिए और Cl1 नेगेटिव एक्वियस अलग से लिखना चाहिए। इन द एक्वियस स्टेट आयन्स आर फ्री टू मूव, क्या लिखें जी, इन द aqueous state ions are what, ions are free to move, ions are dissociated, ये लिखिए, in the aqueous state ions are dissociated, इसका मतलब क्या है, that is free to move। इसलिए अगर मैं कहूं कि NaCl aqueous का मतलब ये है Na1 पॉजिटिव अलग है प्लस Cl1 नेगेटिव अलग है, तो इसमें किसी को परेशानी है, फ्री टू मूव है। इन द एक्वियस स्टेट्स आयंस आर डिसोसिएटेड हैं, फ्री टू मूव है। एक और लफ्ज क्या है, सेपरेटेड आयंस हैं, सेपरेटेड हैं, आयंस आर डिसोसिएटेड, आयंस आर सेपरेटेड, आयंस आर फ्री। तो आप क्या करें जी, डिसोसिएटेड के साथ एक और लफ्ज क्या लिख दें, सेपरेटेड या फ्री। और फ्री टू क्या, इवन फ्री टू मूव, इवन फ्री टू मूव एज व्हाट, एज वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। कितने फ्री होंगे, जितना फ्री वाटर होगा उतनी फ्री ये भी होंगे। आपको मालूम है कि वाटर की जो स्टेट है वो क्या है, लिक्विड। तो लिक्विड स्टेट में जो वाटर होता है वो क्या करता है, टाइटली पैक्ड होता है, लूजली पैक्ड होता है ना। लूजली पैक्ड में सिर्फ वाइब्रेट करता है कि ट्रांसलेट, या सामने क्या पड़ता है, ट्रांसलेट करता है, या विद इन द लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। तो वाइब्रेट भी कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है, मूव भी कर सकता है, और सम टाइम लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड भी कर जाता है। क्या कर जाता है, इतना मूव करता है कि अगर सरफेस पर आ जाए, कहते भाईजान बस मैं यहां से निकलने लगा हूं, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। उतना मूव भी कर जाता है। हाँ, बिल्कुल आजादाना मूवमेंट तब मिलती है जब वो किस स्टेट में जाता है, जब वो गैसियस स्टेट में जाता है। बहरहाल कितना फ्री है वो मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ हो क्या रहा है, इसकी अगर आप थोड़ी सी एनर्जेटिक्स डिस्कस करना चाहते हैं, आई बिलीव आई वुड लाइक टू राइट के यू नो सम बॉन्ड्स। वैसे बॉन्ड तोड़ा कौन सा होगा मैंने, आयनिक बॉन्ड तोड़ा होगा, बॉन्ड बनाया कौन सा होगा, कोई तो बॉन्ड बनाया होगा। आई बिलीव जो आपने आयन्स अलग अलग किए हैं,
These separated ions are now surrounded by क्या? They are surrounded by water molecules. I believe यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, इस aqueous के साथ लिखें, अगला जुमला लिखिए. These separated ions are always surrounded by water molecules. These separated ions are always surrounded by. These separated ions are always surrounded by water molecules. These separated ions are always surrounded by water molecules. I dot E, अगर इनको उसने सराउंड किया हुआ है, आई बिलीव जैसे जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे वैसे वैसे ये आयंस भी मूव करेंगे. बल्कि काम करते हैं, इस सराउंडिंग को ना मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं. उसको डायग्रामेटिकली समझाने के लिए अनफॉर्चुनेटली मुझे ये वाटर का पोलर नेचर समझाना पड़ेगा कि वाटर के अंदर भी कहीं ना कहीं किसी कोने में पॉजिटिव है, किसी खुदड़े में नेगेटिव है. तो पानी का जो पॉजिटिव वाली शक्ल है वो किसकी तरफ चली जाएगी? एनाइन की तरफ चली जाएगी. मतलब इसके एनाइन की तरफ. पानी की जो पॉजिटिव वाली शक्ल है वो किधर चली जाएगी? वो उसके पानी की पॉजिटिव वाली शक्ल इसके एनाइन की तरफ, पानी की नेगेटिव वाला फेज इसके कैटायन की तरफ. अब खैर मैंने चूंकि वाटर नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहता. ये मैं कब दूंगा आपको? जब मैंने आपको वाटर पढ़ा दिया, वाटर का कोवेलेंट नेचर पढ़ा दिया, वाटर का पोलर नेचर पढ़ा दिया, पोलर के अंदर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वाला एंड समझा दिया और दूसरी तरफ पार्शियली नेगेटिव चार्ज वाला एंड समझा दिया, तो शायद मैं आपको क्या समझा पाऊंगा कि जनाब साहब कि इसके किस एंड ने सोडियम को खींचा था और वाटर के किस एंड ने क्लोराइड को खींचा था. मैं अभी तो नहीं समझा पाऊंगा, मैं तभी समझाऊंगा. हाँ, अभी मैं एक बात कर देता हूं. एक काम करें, आपने क्या लिखा है? आपने जो आखिरी में लिखा है जी, these separated ions are always surrounded by water molecules. इसके नीचे लिखिए जी, its diagrammatic representation will be studied later. Its diagrammatic representation shall be studied later. Its diagrammatic representation shall be studied later. और अगर मैं इस प्रोसेस की एनर्जेटिक्स को भी थोड़ा इन्वॉल्व करूं तो एक काम करेंगे, मैं वैसे इसके एनर्जेटिक्स को भी बाद में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन एक दो जुमले में लिखवाना चाहता हूं. एक जुमला लिखिए, आयनिक बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन दिस प्रोसेस. क्या लिखे जी? आयनिक बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन दिस प्रोसेस. Ionic bonds are broken in this process and some bonds between ions and water molecules are developed. Some bonds between ions and water molecules are formed. क्या नाम है उनका नहीं पता अभी हमें. Ionic bonds हमने तोड़ दिया और कोई particular bonds and some bonds between क्या ions and water molecules are formed. ये भी लिखने के बाद क्या कर लीजिए, its energetics shall also be studied later. Its energetics shall also be studied later. जी तो भाई, अब मुसीबत ये है कि हमने एज अ प्रॉपर्टी जो पढ़ना था इसकी सॉल्युबिलिटी, वो तो मैं समझा चुका हूं कि जी जनरली ये पानी में डिजॉल्व होते हैं और डिजॉल्व होकर कैसे डिजॉल्व होते हैं, ये पानी में जाकर आयनाइज होते हैं. आयनाइज होने का मतलब क्या है? ये डिसोसिएट इनटू आयंस होते हैं. उसका मतलब क्या है? ये सेपरेट इनटू आयंस होते हैं. ये सेपरेट इनटू आयंस का मतलब क्या है? सर जी आयंस अलग अलग हो जाते हैं. जब आयंस अलग अलग हो जाते हैं तो उनको कौन घेर लेता है? सर जी उनको वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं. जब वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं तो क्या होता है? सर उनकी उधर कोई फोर्स पैदा हो जाती है. वो फोर्स कौन सी होती है? सर जी नहीं पता कौन सी होती है. अच्छा फिर क्या होगा? सर जी वो जो फोर्सेस डिस्कस होगी फिर तुम्हारा टॉपिक कहीं और निकल जाएगा. तो मैं भी टॉपिक को कहीं और नहीं भेजना चाहता, मैं इस वक्त इधर ही रहना चाहता हूँ. हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब मैंने कहा इट्स एनर्जेटिक्स शैल बी स्टडीड लेटर, तो एनर्जेटिक्स का लफ्ज जरा आप अंडरलाइन करेंगे. मुझे एक बात बताएंगे, आपने पिछले साल एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में क्या कैलकुलेट किया था? डेल्टा एच कैलकुलेट किया था. क्या किया था जी? तो इस पूरे प्रोसेस की भी एक डेल्टा एच होती है. क्या होती है? अच्छा, डेल्टा एच कैसी होती है? या पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है?
ये पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक। पॉजिटिव का मतलब है हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, नेगेटिव का मतलब क्या है? सर जी खुद ही निकल आएगी। अच्छा, कुछ कंपाउंड्स उनको डिसॉल्व करने के लिए हीट करना पड़ता है, कुछ है भाईजान उनको डिसॉल्व करना खुद ही हीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, हमने कभी नहीं देखे ऐसे कि सर जी पानी में डालो तो पानी खुद ही गर्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लैब में होते होंगे। अगर आपने कभी लैब में प्रैक्टिकल्स दिए तो वहां पे आपने देखा होगा कि कुछ केमिकल्स हैं, पानी में डालो बीकर गर्म हो जाता है, खुद ही गर्म हो जाता है। अब ये क्या सीन होता होगा? सर जी उसका क्या पता, डिसॉल्व होने का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता हो, उसका डेल्टा एच नेगेटिव होता हो, ठीक है। ये क्या पता समटाइम हमें हीट करनी पड़ती है तो उसका डेल्टा एच पॉजिटिव हो, हमें एनर्जी देनी पड़ती हो। मैं इस एनर्जेटिक्स के ऊपर मजीद बात नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं इतनी बात कर सकता हूं, जिनका डेल्टा एच नेगेटिव होता है उनका सोल्युबिलिटी कैसा होता होगा? सर जी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ही डिसॉल्व हो जाएगा, हल्की सी आंच चमच ला दें तो काफी है। बाकी जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है उसका क्या करना होगा? सर जी वो तो चम्मच क्या हिलानी है, पूरा हीट करना पड़ेगा तब डिसॉल्व होगा। अब आयनिक कंपाउंड्स में भी ऐसा होगा? हाँ जी, जनरली सॉल्युबल लिखा है, ऑलवेज सॉल्युबल तो नहीं लिखा। हाँ जी, क्या लिखा है? जनरली सॉल्युबल है, हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, ये प्रोसेस हो जाना चाहिए। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स क्या पता किसी के बॉन्ड्स तोड़ने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा हो और बॉन्ड्स बनाने वाली एनर्जी बहुत कम हो, तो अब किधर जाएंगे हम? है जी, क्या पता उसका डेल्टा एच नेगेटिव। जैसे मिसाल देता हूं NaCl की और मैग्नीशियम ऑक्साइड की। आई होप यू नो NaCl पानी में बड़े आराम से डिसॉल्व होता है, उसका जो आयनिक बॉन्ड तोड़ना ना बड़ा आसानी से टूट जाएगा। और आपको शायद ये पता होगा कि ऑक्साइड्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते या बहुत मुश्किल से डिसॉल्व होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व क्यों नहीं होता? उसका आयनिक बॉन्ड तोड़ना हर किसी के पास की बात नहीं होगी। उसका ये वाला पहले स्टेप की जो ना बॉन्ड तोड़ना है, बड़ा मुश्किल होगा उसका बॉन्ड तोड़ना भाई। ये क्या पता, चलो मुश्किल क्या आसान भी हुआ तो बॉन्ड जो बनेगा वो क्या पता वीक हो। अब ओवरऑल एनर्जेटिक्स क्या होगी क्या नहीं होगी, मैं अभी इसके ऊपर मजीद बात नहीं करना चाहता। कब से कर रहा हूँ, बार बार कहता हूँ नहीं करनी, फिर भी कोई ना कोई जुमला दिमाग में आई जा रहा है, तो रोकता हूँ जनाब, एनर्जेटिक्स के हिसाब से बात नहीं करता, सीधी बात करता हूँ कि स्पेसिफिकली कौन से वाले डिसॉल्व होते हैं और कौन से वाले नहीं डिसॉल्व होते हैं। उसके लिए आपने पिछले साल रटे मारे थे कुछ, किस नाम से? सोल्युबिलिटी रूल्स के नाम से। तो अभी भी अगर मुझे इजाजत दें रटे मरवाने की, तो वो जो सोल्युबिलिटी रूल्स लिखे थे मैंने आपको रटे नहीं मरवाने, मैंने ना आपके लिए प्रिंट करके कहीं रखे हुए हैं। किधर है? ये लो जनाब साहब, क्या याद करेंगे आप, हैं जी। मैंने जो काम करना है ये लीजिए जी, ये आप इधर से फेरिए जी जनाब, ये जरा पीछे गर्ल्स तक पहुंचा। ये जो आपने अभी क्या बोलते हैं कहानी लिखी है, उस कहानी को एंड करने के बाद एंड पे एक जुमला लिख दीजिए। हमने यहाँ क्या लिखा था प्रॉपर्टी नंबर 5 में? दे आर व्हाट? जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है जी। तो जो स्पेसिफिक सॉल्युबिलिटी रूल्स हैं उसकी हेडिंग क्या लिखें जी? देयर आर सम स्पेसिफिक सॉल्युबिलिटी रूल्स। देयर आर सम, प्लीज अगला एक जुमला लिखेंगे, देयर आर सम स्पेसिफिक solubility rules. There are some specific solubility rules. There are some specific solubility rules. और जो specific solubility rules हैं वो आपके सामने हैं। आपको जो पेज दिया गया है उसमें 8 रूल्स लिखे गए हैं। वो 8 रूल्स क्या हैं फिल वक्त तो हम उसको रटा ही मारेंगे। उसमें से 2 रूल्स ऐसे हैं जिनको मेरा सिलेबस जो है वो आगे एक्सप्लेन करेगा। कौन से वाले को मैं उस पर स्टार लगवा दूंगा कि जिसको मैंने आगे एक्सप्लेन करना है। बहरहाल नंबर 1 जनाब साहब, ग्रुप नंबर 1 सॉल्ट्स की बात हो रही है। दे आर ऑल सॉल्युबल, जो मर्जी कर लें, उनके साथ हैलाइड्स लगा दें, उनके साथ ऑक्साइड्स लगा दें, उनके साथ नाइट्राइड्स लगा दें, उनके साथ सल्फाइड्स लगा दें, उनके साथ सल्फेट्स लगा दें, नाइट्रेट्स, कोई भी नेगेटिव आयन या कोई भी नेगेटिव रेडिकल लगा दें, ग्रुप 1 का सॉल्ट हमेशा सॉल्युबल होता है। अमोनियम सॉल्ट्स, इट्स नॉट अमोनिया, इट्स अमोनियम, प्लीज करेक्ट कीजिए इसको। अमोनिया लिखा हुआ है, अमोनिया सॉल्ट्स नहीं जी, अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम के साथ भी आप कोई भी नेगेटिव लगा दें, कोई भी आयन एनाइन लगा दें, कोई भी नेगेटिव रेडिकल लगा दें, इट इज ऑलवेज सॉल्युबल। मैम इसको जरा करेक्ट करा दीजिएगा प्लीज। अमोनियम सॉल्ट्स आर आल्सो। एक और होता है नाइट्रेट्स। व्हाट आर नाइट्रेट्स? NO3 1 नेगेटिव। एक काम करें, अमोनियम के साथ जरा, बल्कि एक सेकंड, ग्रुप 1 सॉल्ट के आगे लिखें M1 पॉजिटिव। ग्रुप 1 वाले क्या टाइम होता है? M1 पॉजिटिव।
उसके साथ नेगेटिव जो मर्जी कर दें, क्या होगा? तो क्या लिखूं उसको? M1 पॉजिटिव X व्हाटएवर नेगेटिव। ग्रुप 1 सॉल्ट की क्या क्या क्लासिफिकेशन करूं? ग्रुप 1 वाले को ऐसे लिखें, M उसका 1 पॉजिटिव हो, आगे उसके साथ क्या लगा दें? कोई भी नेगेटिव लाइक X के ऊपर कुछ भी नेगेटिव। दिस इज ग्रुप 1 सॉल्ट। इट विल ऑल मतलब X कोई भी एनाइन होगा, ऊपर पावर उसकी X नेगेटिव मतलब कुछ भी उसकी पावर हो सकती है। फिर आगे लिखा आपने क्या? अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम क्या होता है? NH4 1 पॉजिटिव, उसके आगे क्या लगाओ? इसी तरह सर कोई भी X नेगेटिव लगा हो, कोई भी नेगेटिव आयन, that can be a halide ion, that can be an oxide ion, that can be a sulfide ion, that can be a radical, it's always क्या? It's always solvents। तीसरा क्या है? all nitrates। तो नाइट्रेट पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? तो नाइट्रेट NO3 1 नेगेटिव के पीछे क्या लगाओ? कोई भी पॉजिटिव M X पॉजिटिव। समझ आ रही बात की नहीं आ रही है? नाइट्रेट खुद नेगेटिव है, पीछे जो मर्जी लगा दें, ग्रुप 1 लगा दें, ग्रुप 2 लगा दें, ग्रुप 3 लगा दें, ट्रांजिशन लगा दें, कुछ भी लगा दें, इट्स ऑलवेज क्या? इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। इथेनोएट्स, ये क्या होते हैं? एसीटेट्स। क्या होते हैं? इनका क्या सीन होता है? CH3 नेगेटिव, इनके पीछे भी पॉजिटिव क्या लगा दें? सर जी पॉजिटिव जो मर्जी लगा दें, इनके साथ भी पॉजिटिव जो मर्जी लगा दें, दे आर क्या? दे आर ऑलवेज सॉल्युबल। तो जो आपको पहले 4 रूल्स लिखवाए गए हैं वो किसके लिखवाए गए हैं जी? फॉर ऑलवेज पॉजिटिव वाले। कौन है ऑलवेज पॉजिटिव वाले? 2 पॉजिटिव के मतलब सॉरी ऑलवेज सॉल्युबल वाले। 2 पॉजिटिव कैटेगरीज हैं जो ऑलवेज सॉल्युबल हैं और 2 नेगेटिव कैटेगरीज हैं जो ऑलवेज सॉल्युबल हैं। पॉजिटिव में ग्रुप 1 और अमोनियम है, नेगेटिव में नाइट्रेट और इथेनोएट्स हैं जो हमेशा सॉल्युबल होते हैं। किसी को मसला इस बात से? इनमें सबसे ज्यादा जरूरी आई बिलीव ये ग्रुप 1 वाला सॉल्ट है, इसका बहुत कॉमन सवाल है, और नाइट्रेट वाला है, इसका बहुत कॉमन है। अमोनियम और इथेनोएट्स इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल। अच्छा, अब आते हैं 5वें और 6ठे रूल की तरफ। 5वां और 6ठा जो रूल है वो जनरली सॉल्युबल है एक्सेप्ट फॉर सम। उसकी क्या एक्सेप्शंस हैं? क्लोराइड्स के लिए, अच्छा इट्स नॉट जस्ट क्लोराइड्स, इट्स ऑल हैलाइड्स। ये जो रूल है इट्स नॉट ओनली फॉर क्लोराइड्स, इट्स फॉर मतलब क्लोराइड्स क्या क्या लिखे? हैलाइड्स। दिस रूल इज फॉर फ्लोराइड्स एज वेल, दिस रूल इज फॉर ब्रोमाइड्स एज वेल, दिस रूल इज फॉर आयोडाइड्स एज वेल, एंड आई थिंक दिस रूल शुड बी फॉर ऑल द हैलाइड्स। अच्छा, अब हैलाइड्स का क्या सीन होता है? X1 नेगेटिव, पीछे पॉजिटिव क्या कर लें? सर जी पॉजिटिव जो मर्जी लगा दें। इनका क्या सीन होगा? सर जी ये जनरली तो सॉल्युबल होंगे एक्सेप्ट फॉर क्या? इनमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन लिखिए जी। क्या? सिल्वर लिखा है, फिर लेड लिखा है, फिर मरकरी लिखा है, फिर कॉपर लिखा है, और इन चारों को याद करने के लिए एक जुमला लिखा है। वो क्या है जी? एजिड पीपल हैव कफ। अब मैं यहाँ सुन रहा था, शायद किसी ने कुछ और भी जुमला पढ़ा हुआ है, प्लीज बताएंगे। ऑल पीपल हैव कार्स। अब इसमें ना मुझे थोड़ा सा एतराज ये है, ऑल इज फॉर एल्यूमिनियम, हो गया जिंदगी के ऑल काम फुल फ्लेज निभाना, तो वो ऑल किसके लिए था? वो ऑल एल्यूमिनियम के लिए है। तो यहां पर अगर आपने ऑल लिख दिया तो क्या पता रटा हम इतना कोई कौन सा सही तरह मारते हैं, तो हम पेपर में ऑल फॉर एल्यूमिनियम दिमाग में लाएंगे, हम ऑल फॉर सिल्वर दिमाग में नहीं लाएंगे। तो मैंने यहाँ सिल्वर के लिए क्या कर दिया है? सिल्वर का सिंबल होता है Ag, तो Ag से एजिड। एजिड पीपल हैव कार्स भी नहीं कहा, कार्स का कैल्शियम बनता है Ca। क्या बोले? कफ। कफ का वो C और U निकाल लें तो क्या आएगा? कॉपर का कोई कहानी आएगी। तो मैंने जुमले को थोड़ा सा अमेंड किया हुआ है कि वो ऑल फॉर एल्यूमिनियम की कंफ्यूजन ना हो जाए और कार्स फॉर कैल्शियम की कंफ्यूजन ना हो जाए। मैंने इसलिए क्या बनाया जी? एजिड पीपल हैव कफ का जिक्र किया है। और इस जुमले के बाद अपना आप भी कैसा लगता है? खांसी कर रहा हूं इतने जमाने से, एजिड एजिड लग रहा है। ठीक है, अल्लाह करे ये खांसी एजिड वाली खांसी ना हो, ये बस वो मौसमी सी खांसी है इस टाइम पे। वैसे सुबह नहीं खांसता हूं मैं। एजिड पीपल हैव क्या जी? दे हैव कफ। अच्छा, इसी तरह अगले जुमले में भी कुछ सुन रहा था मैं, क्या आपने पढ़ा जी पहले? ऑल स्नेक्स कैन बी। अच्छा, यहाँ वंस अगेन वो जो ऑल का वर्ड है थोड़ा सा परेशान करता है, फॉर एल्यूमिनियम से कंफ्यूज करता है। तो यहाँ जब आपने एजिड पीपल को खांसी करा दी है तो एजिड पीपल की आंखें भी खराब कर दें। ठीक है कि जनाब साहब उनकी आंखों को नजर भी कुछ नहीं आ रहा, एजिड पीपल कांट सी बसेस हैं जी, बूढ़ों के साथ बेचारों का काम खराब कर दें।
तो जब एक जुमला भी, पहला जुमला भी बूढ़ों के साथ है तो दूसरा भी बूढ़ों के साथ कर लेते हैं। एजेड पीपल कांट सी बसेस, तो उनको अच्छा से सबक भी हासिल करें। वैसे अगर बड़ा बुजुर्ग कहीं रोड पे खड़ा हो और उसको रोड क्रॉस करानी हो, तो आजकल वो सोशल मीडिया पे मैं बड़ी वीडियोस देखता रहता हूँ कि वो बुजुर्गों का ना कुछ जवान आता है, पहले बड़ा हीरो बन के रोड रोकता है, फिर बुजुर्ग का हाथ पकड़ के उसको रोड क्रॉस करवाता है और उसको बड़ी नेकियां और बड़ी दुआएं मिलती हैं। तो इधर से वो सबक भी हासिल करना है आपने, है जी, कि अगर उनको नजर नहीं आ रहा तो उनको आप क्या करें, उनको हेल्प कर लें जहां जहां आप उनको हेल्प कर सकते हैं। बस दुआ कीजिएगा कि हमारे बुजुर्ग ना हो, ठीक है। जो लगने के बाद पता चलेगी ना तो किसी और को बुजुर्ग को लगे, हमारे बुजुर्ग को लगने की बात पता चली, हमें भी पता चल जाएगी फिर, ठीक है। ये बुजुर्ग जो है वो बड़े कीमती होते हैं जनाब साहब। आई एम सॉरी मैंने वो एजेड का कुछ कर दिया है, ठीक है, लेकिन बड़े बुजुर्गों का लंबे अरसे तक इंसान की ज़िंदगी में रहना, शामिल रहना, उनका मौजूद रहना बड़ा ज़रूरी होता है। नहीं समझ आएगी अभी आपको ये बात, लेकिन जब थोड़े बड़े होंगे तो समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। खैर, एजिड पीपल कांट सी बसेस में एजिड फॉर सिल्वर, पीपल फॉर लेड, कांट फॉर कैल्शियम, सी फॉर स्ट्रोंशियम, बसेस फॉर बेरियम का फिनोमेना है। आई थिंक अब जो जुमला बनाया गया है इसमें सारे लेटर्स ऐसे हैं कि बड़ा ऑब्वियस कर देते हैं कि किस किस एलिमेंट की बात हो रही है, किस किस के साथ एक्सेप्शन है और किस किस के साथ नहीं है। सब आगे चलें जी। अच्छा, अब जो कैटेगरी है वो किसकी है? हाइड्रोक्साइड्स की। किसकी जनाब? अच्छा, इट्स नॉट जस्ट फॉर हाइड्रोक्साइड्स, इट्स फॉर ऑक्साइड्स एज वेल, ठीक है जी। बल्कि एक सेकेंड, सल्फेट्स की कुछ लिखना रह गया। सल्फेट्स का क्या लिखना रह गया? SO4 2- तो पीछे क्या लगा दें सर जी? कोई भी MX पॉजिटिव लगा दें, ठीक है। एंड हाइड्रोक्साइड्स में क्या करें? OH 1 नेगेटिव और साथ क्या कर दें? कोई भी MX पॉजिटिव लगा दें। इनका सीन क्या है? इनका सीन है सर जी, क्या होते हैं ये? दे आर ऑलवेज इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर क्या? G1 फॉर ग्रेट पीपल कैन नेवर शो देयर बैक्स। तो यू नो क्या होगा? ग्रेट पीपल कैन नेवर शो देयर बैक्स, तो यू नो स्ट्राइक बैक, जो भी स्ट्राइक बैक, शो बैक एक ही बात है, इससे मुझे इतना मसला नहीं है। सो क्या करें जनाब साहब? दीज आर ग्रेट पीपल फॉर ग्रुप 1 वाले सारे, कैन फॉर कैल्शियम वाला, नेवर फॉर अमोनियम वाला, शो या स्ट्राइक फॉर स्ट्रोंशियम वाला, बैक्स फॉर बेरियम वाला। आइन है जनाब साहब, अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। दीज आर सब के सब क्या क्या जनाब साहब? ये क्या है? दे आर इनसॉल्युबल। अब एक मसला है, जिस मसले को हमारे सिलेबस ने आगे एड्रेस करना है, वो क्या मसला है? वो मसला है जनाब साहब ये सल्फेट्स और हाइड्रोक्साइड्स वाला। आप जरा प्लीज इन दोनों पर स्टार लगाएंगे। किन पर? सल्फेट्स पर और हाइड्रोक्साइड्स पर स्टार लगाएंगे। खैर मैं बताता हूं मैं इसके ऊपर स्टार क्यों लगवाना चाह रहा हूं और क्यों नहीं लगवाना चाह रहा। कार्बोनेट्स की वैसे बात बता दें मुझे, बल्कि एक कार्बोनेट्स को छोड़ें, जब सल्फेट्स और हाइड्रोक्साइड्स की बात हो रही है एक दफा उस बात को खत्म करके फिर मैं आगे जाऊंगा। मुझे एक बात बताएं, आपको मालूम है जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाना है तो ओ लेवल में शायद आप ग्रुप 1 को बहुत अहमियत देते थे, है जी, या ग्रुप 7 को बहुत अहमियत देते थे। मैंने यहाँ ए लेवल में ग्रुप जब पढ़ाऊंगा ना तो मैंने ग्रुप 2 को बहुत अहमियत देनी है। किसको बहुत अहमियत देनी है? ग्रुप 2 को। ओके, आप सल्फेट्स और हाइड्रोक्साइड्स में ग्रुप 2 वाले बंदे ढूंढ के दिखाएंगे प्लीज जरा। सल्फेट्स और हाइड्रोक्साइड्स में ग्रुप नंबर 2 वाले बंदे ढूंढ के दिखाएं। सल्फेट्स में इट्स कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। दीज सल्फेट्स आर व्हाट? नहीं है तो इनके सल्फेट्स क्या हैं? इनसॉल्युबल हैं। क्या है जनाब साहब? क्यों? सल्फेट्स जनरली सॉल्युबल थे इनको छोड़कर, बाकी सारे सॉल्युबल हैं। कैल्शियम वाला, स्ट्रोंशियम वाला और बेरियम वाला इनसॉल्युबल है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड्स में देखेंगे वहां पे भी कैल्शियम भी है, स्ट्रोंशियम भी है, और तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम का हाइड्रोक्साइड, बेरियम का हाइड्रोक्साइड, इसको क्या मौत पड़ गई? ये सॉल्युबल हो गए हैं। क्या हो गया भाई? हमारा ए लेवल क्या कहता है? कहता है भाई इस पूरे पेज को खड़े में भेजो, तुम्हें दो चीजों पर गौर करना है। एक ही तरह के कंपाउंड, मतलब एक ही एलिमेंट है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, उसके सल्फेट्स को देखोगे तो क्या होगा? इनसॉल्युबल है। उनके हाइड्रोक्साइड को देखोगे तो क्या होगा? जी ये जी ड्रामा है जी। इस ड्रामे को एक काम करें ना, टेबल के नीचे बना के लिखें। टेबल के नीचे क्या लिखें? टेबल के नीचे लिखें
बल्कि एक सेकेंड, टेबल के लिए लिखें जी सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप नंबर 2 कंपाउंड्स। क्या मैं जब अब मैं इस टॉपिक में से क्या निकालने लगा हूं, मैं इसमें से अपना ए लेवल का वर्जन निकालने लगा हूं। मेरा ए लेवल वाला वर्जन क्या है? ए लेवल वाला कहता है यार ये ग्रेट पीपल कैन नेवर शो, इसको छोड़े, मारे गोली, बहुत बचपन का खेल था, खेल दिया जो बचपन में खेलना था। ए लेवल वाला खेल कौन सा खेलेगा? वो कह जी स्पेसिफिकली मुझे चाहिए कौन, मुझे चाहिए ग्रुप नंबर 2 की क्या हेडिंग थी? सॉल्युबिलिटी रूल्स फॉर ग्रुप 2 कंपाउंड्स। ये लिखेंगे सॉल्युबिलिटी रूल्स फॉर ग्रुप 2 के आयोनिक कंपाउंड्स। ओके, तो बुनियादी तौर पर ये मेरा आज का टॉपिक था जी। सॉल्युबिलिटी रूल्स मतलब सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, मतलब क्या समझाना होता है रूल्स में कि वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। ग्रुप 2, वैसे ग्रुप 2 है कौन कौन? पूरा ग्रुप 2 बता सकते हैं आप मुझे? कौन कौन? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स, कौन से आयनिक कंपाउंड्स का जिक्र करूं? सबको तो नहीं, हाइड्रोक्साइड्स का, सल्फेट्स का। 2 आयनिक कंपाउंड्स की बात करूंगा, या तो सल्फेट्स की बात करूंगा या हाइड्रो ऑक्साइड्स की बात करूंगा। अच्छा, अगर आप अपना वो देखें, क्या बोलते हैं, ऊपर का टेबल देखें, तो टेबल में कौन से एलिमेंट्स शो हो रहे हैं? ये 3 हैं जी, ये 3 शो हो रहे हैं ना। अच्छा, अब इन 3 के साथ में क्या बात लिखूंगा, जरा सुनिएगा गौर से। आपने इन तीनों का जब देखिए सॉल्युबल इनसॉल्युबल बताना है, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड की बात करनी है, इन तीनों के सल्फेट्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? इन तीनों के सल्फेट्स क्या थे? बताओ ना भाई। इनसॉल्युबल क्या थे जी? इनके देयर सल्फेट्स आर व्हाट जी? आर इनसॉल्युबल। ओके, इनके हाइड्रोक्साइड्स के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि हाइड्रोक्साइड्स बाकी सबके क्या थे? इनसॉल्युबल, तो इनके क्या है? अच्छा, देयर हाइड्रोक्साइड्स आर क्या? आर सॉल्युबल। ये 2 जुमले लिखने के बाद जो मैं अगली बात आपको लिखवाने लगा हूं, जरा प्लीज वो गौर से सुनिएगा जी। आपको तो पता है मैं पिछले चैप्टर में काफी ट्रेंड्स पढ़ा रहा था, है जी, कि अलोंग द पीरियड कुछ होता है और डाउन द ग्रुप कुछ होता है। अगर आप देखें ये डाउन द ग्रुप वाले हैं कि अबव द ग्रुप वाले हैं? व्हाट इफ आई टेल यू कि अगर आप कहते हैं इनके सल्फेट्स क्या है? इनसॉल्युबल है, तो फिर इनके सल्फेट्स को क्या बोलूं? सॉल्युबल होंगे। अच्छा, इनके हाइड्रोक्साइड्स क्या है? तो फिर उनके हाइड्रोक्साइड्स को क्या बोलूं? इनसॉल्युबल होंगे। अच्छा, अब मैं एक जुमला बोलने लगा हूं, प्लीज बताइएगा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैं कहूं एज वी मूव डाउन द ग्रुप 2 द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स डिक्रीजेस, है जी। अगर मैं कहूं, देखें नीचे वालों की सॉल्युबिलिटी क्या है, नीचे वालों के सल्फेट्स क्या है, तो रूल क्या हुआ? एज वी मूव डाउन द ग्रुप 2 द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स डिक्रीजेस। तो आई थिंक दिस इज रूल नंबर 1 जनाब। आपने जो 8 रूल्स लिखे हैं वो किसके हैं? वो तो ओ लेवल वाले 8 रूल्स हैं। मेरा सॉल्युबिलिटी का रूल नंबर 1 क्या है? ए लेवल की सॉल्युबिलिटी का रूल नंबर 1 ये है भाई, इसने किसको डिस्कस करना है? इसने ग्रुप नंबर 2 की सॉल्युबिलिटी उसको डिस्कस करना है। एंड रूल ये कहता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप 2 as we move down the group 2, please tell me what happens. Solubility of metal sulfates, what janab? Solubility of metal sulfates decreases. हेलो जी, it decreases. metal sulfates के केस में नीचे जाओ तो solubility क्या करती है? सारी जी डिक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है जी? डिक्रीज कर जाती है। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? ओके, इधर आ जाएं। व्हाट इज रूल नंबर 2 देन? रूल नंबर 2 सुनिए, वंस अगेन मैं ये लिखूंगा एज वी मूव
डाउन द ग्रुप 2 प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंस टू द सॉल्युबिलिटी है, और हाइड्रोक्साइड्स का ट्रेंड कुछ और है। सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप सल्फेट्स के केस में डिक्रीज होती है और हाइड्रोक्साइड के केस में इंक्रीज होती है। अब जो अगली करने वाली बात है वो क्या है, रूल तो मैंने लिख दिया है, इस रूल की वजह क्या थी। फिलहाल तो वजह वही है जो ओ लेवल में बनी थी, मैंने ओ लेवल को उठा के आपके सामने किसी और तरीके से पेश कर दिया है। आपने ओ लेवल में सॉल्युबिलिटी रूल्स याद किए थे ना, मैंने वो रूल्स आपके सामने पेश कराए, उसमें से क्या किया, सल्फेट्स और हाइड्रोक्साइड्स के बीच में से बात करने का नया अंदाज निकाल दिया। आपने वहां ग्रेट पीपल हैव कफ या उस तरह से कुछ जुमला पढ़ा था, मैंने यहां किस तरह से बात डेवलप कर दी, मैंने यहां ग्रुप नंबर 2 डेवलप कर दिया, मैंने ग्रुप नंबर 2 की क्या बोलते हैं ट्रेंड डेवलप कर दिया, डाउन द ग्रुप की बात कर दी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स को डिक्रीज करा दिया और सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड्स को इंक्रीज करा दिया। और मैं अभी आपको समझाना चाहता हूं कि ये जुमला मैंने ऐसे क्यों बोला है, कौन सी स्पेसिफिकेशन है जो मुझे मजबूर करती है ऐसे पढ़ाने के ऊपर। तो आई थिंक दिस इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इट्स सेक्शन नंबर 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें एक चैप्टर है ग्रुप नंबर 2 के नाम से, दैट इज चैप्टर नंबर 10 10.1। 10.1 में उसकी आखिरी लाइन क्या लिखी है, स्टेट द वेरिएशन इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स एंड द सल्फेट्स डाउन द ग्रुप 2। क्या लिखा है जी, आपका जो सेक्शन नंबर 3 है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, उसमें जो चैप्टर है 10 ग्रुप नंबर 2 वाला, उस चैप्टर नंबर 10 की जो आखिरी लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, स्टेट। क्यों स्टेट का मतलब, डोंट एक्सप्लेन, क्या लिखा है, स्टेट द वेरिएशन इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स एंड सल्फेट्स डाउन द ग्रुप 2। तो मैंने स्टेट कर दी, किसको मसला है, यही लाइन A2 की स्पेसिफिकेशन में दोबारा लिखी होगी, वहां क्या लिखा होगा, एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ हाइड्रोक्साइड्स एंड सल्फेट्स। तो एक ही बात के 3 वर्जन हैं। यू सी व्हाट इज द ऑर्डिनरी वर्जन, बस रटा मारो भाई, वो ग्रेट पीपल कैन नेवर शो बैक्स के हिसाब से, उसमें ग्रुप 1 है कि ग्रुप 2 है कि कैल्शियम है कि मैग्नीशियम है कि सिल्वर है कि एल्यूमिनियम है, खड़े में भेजो, याद कर लो बस। अब उस बात का थोड़ा इंसानों वाला वर्जन क्या है, क्या यार रैंडमली सारे लिख दिए, सिल्वर कॉपर सभी ले आए उसमें, कहते नहीं जनाब AS में आओ, पहले काम को थोड़ा सिंक्रोनाइज करो, ठीक है, सल्फेट्स अलग कंपाउंड ट्रीट करो, हाइड्रोक्साइड्स अलग कंपाउंड ट्रीट करो, ग्रुप 2 के सल्फेट्स का अलग से वेरिएशन स्टेट करो और ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स का अलग से वेरिएशन जो है स्टेट करो। स्टेटमेंट ये दोनों जब दे दो तो अगले साल क्या करना, अगले साल जो है वो इनकी एक्सप्लेनेशन भी दे देना। फिल वक्त जो मैं आपको समझाना चाहता था मैं आपको समझा चुका हूँ। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जी? सो मेरा असल काम क्या था, जनरली सॉल्युबल, बात खत्म हो गई थी। जनरली सॉल्युबल पे जाके बात मेरी खत्म हो जाती है। मैंने क्या निकाला है बीच में से, पहले ओ लेवल के सॉल्युबिलिटी रूल्स निकाले और उनको निकालने का मेरा मकसद क्या था, उनको निकालने का मकसद ये था कि मैं उसमें से अपना ए लेवल निकालता। मैंने उसमें से अपना ए लेवल क्या निकाला, मैंने सल्फेट्स और हाइड्रोक्साइड्स को आपको ऑब्जर्व करने को कहा। उसमें 3 कॉमन एलिमेंट्स थे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। वो कौन थे सर? वो ग्रुप नंबर 2 के थे। ऊपर वाले थे कि नीचे वाले थे? सर वो नीचे वाले थे। तो सल्फेट्स के केस में नीचे वाले इनसॉल्युबल हो गए, हाइड्रोक्साइड्स के केस में नीचे वाले सॉल्युबल हो गए। इसको मेरा सिलेबस वाला क्या कहता है भाईजान? वो कहता है जैसे जैसे नीचे जाओगे सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल सल्फेट्स डिक्रीज होगी और सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीज होगी। इसको शायद जब मैं दोबारा ग्रुप 2 पढ़ाऊंगा, पता है वहां क्या लिखवाऊंगा? अगर मैं हाइड्रोक्साइड्स पढ़ा रहा हुआ तो मैं कहूंगा जी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, क्या लिखूंगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पार्शियली सॉल्युबल, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड मॉडरेटली सॉल्युबल, बेरियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली सॉल्युबल। मतलब वहां मैं इस तरह के अल्फाज का ट्रेंड डेवलप करूंगा कि इसको आप क्या कह दो, इनसॉल्युबल, इसको क्या कह दो, स्पेरिंग। एक लफ्ज होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल, मतलब बिल्कुल ही, मतलब 1% डिसॉल्व। इसको क्या बोल दो, पार्शियली डिसॉल्व। सर जी हो जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा। इसको मॉडरेटली डिसॉल्व, इसको कंप्लीटली डिसॉल्व। तो सल्फेट्स के केस में क्या करें, ये लफ्ज उल्टा कर लें, इसको क्या बोलें, कंप्लीटली सॉल्युबल, इसको मॉडरेटली सॉल्युबल, इसको पार्शियली सॉल्युबल, इसको स्पेरिंगली सॉल्युबल, इसको इनसॉल्युबल। किसको मसला है भाई? खैर मुझे वो लफ्जों की जरूरत नहीं है, मुझे किन की जरूरत थी? नीचे जाते हुए एक चीज डिक्रीज हो रही है, दूसरी चीज इंक्रीज हो रही है। मैं आपको समझा चुका हूं,
आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें। एनीवन? समझा नहीं चुका हूँ, स्टेट कर चुका हूँ। इसकी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, और एक्सप्लेनेशन किस खाते में है? जो खाता मैंने छोड़ा था। कौन सा खाता छोड़ा था? एनर्जेटिक्स छोड़ा है। क्या छोड़ा है? कि बॉन्ड कौन सा तोड़ना है और बॉन्ड कौन सा बनाना है, वो किस केस में कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ हावी पड़ जाती है, किस केस में कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ हावी पड़ जाती है। A2 के अंदर जाकर वो उसको एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो मैं नहीं कर रहा। आपके पास कुछ सवाल है तो बताएं, अदरवाइज हम अगला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे जी। एनीवन प्लीज? जी। जो कंपाउंड्स इनसॉल्युबल होते हैं उनको हम वाटर में डालते हैं तो वो सस्पेंशन बनाते हैं। सवाल ये है कि अगर जो कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं वो इसलिए डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वाटर के अंदर इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है। हाँ, मतलब उसका कुछ एनर्जेटिक्स होता है, और जो उसका एनर्जेटिक्स ऐसा होता है कि डेल्टा H नेगेटिव हो जाता है। इनसॉल्युबल होते हैं उसका एनर्जेटिक्स ऐसा होता है, पानी में एनर्जी होती है लेकिन उसको तोड़ने के लिए काफी नहीं होती। मतलब एनर्जेटिक्स का मसला है। सही कह रहे हैं कि डिसॉल्व होने और डिसॉल्व ना होने में मसला किस चीज में चल रहा है? मसला एनर्जेटिक्स में चल रहा है। मसला उसके बॉन्ड तोड़ने और बॉन्ड जोड़ने और डेल्टा H के पॉजिटिव होने और नेगेटिव होने में चल रहा है। तो पहले चैप्टर में मैं अब एनर्जेटिक्स नहीं डिस्कस कर सकता आपसे, ठीक है? जब आएगी बारी कभी डेल्टा H की तो क्या पता इस प्रोसेस का भी डेल्टा H में निकाल ही लूं। जी मैंने कहा ना, मैंने वो एनर्जेटिक्स डिस्कस करना है, फिर बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ डिस्कस करनी है, फिर बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ डिपेंड किस पे करती है उस पर डिस्कस करना है। तो करना है, बहुत कुछ करना है, अभी नहीं, बाद में कभी, ठीक है? और अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो एनीवन? चले, आई थिंक केमिस्ट्री के लिए दैट्स इट।